हेलो स्टूडेंट्स। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था नॉन होमोजीनियस पे हम बात कर रहे हैं। तो उस पर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की कुछ नेक्स्ट केसेस ले रहे हैं और ये हमारा इसीलिए इसका पार्ट 2 है वीडियो का, जिसके अंदर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के और केसेस डिस्कस किए हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था कि जब हम नॉन होमोजीनियस पे काम करते हैं तो हमारा जो हम होमोजीनियस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एज इट इज ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि उन दोनों मेथड में तो कोई डिफरेंस नहीं था, यहाँ थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद आपका नॉन होमोजीनियस का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं कि भाई नॉन होमोजीनियस क्या है। एक बार आपको क्विक रिवीजन दे दूं। एक ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर ऑर्डर चेंज होता है, जैसे फर्स्ट टर्म का ऑर्डर n है, सेकंड टर्म का ऑर्डर n है, लेकिन लास्ट में अगर आप दोनों टर्म देखें तो ऑर्डर यहाँ 1 है, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस रहता है। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, d और d डैश में कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर में, जहां d ऑपरेटर आपको बताता है कि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और जहां d डैश ऑपरेटर आपको बताता है कि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। और राइट हैंड साइड आपके पास जो भी फंक्शन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, इसीलिए ये हमारा कंप्लीटली बेस्ड रहता है राइट हैंड साइड फंक्शन पर। तो फंक्शन हमारे किस टाइप के हैं उसी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस डिवाइड हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हैं, z मीनिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हम इससे पहले ले चुके हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो केसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पर ही बात की थी और पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो आपके पास केस 1 और केस 2 हैं ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को देखिए और इस वीडियो में हम इसके फर्दर का डिस्कशन ले रहे हैं। और ये अब आज जो हमारे वीडियो का डिस्कशन है वो होगा केस थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए केस थर्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा हमने होमोजीनियस में पढ़ लिया है कि राइट हैंड साइड x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n का ही फंक्शन है। इसका मीनिंग x और y की मल्टीप्लाई रखी होगी। अब यहाँ पर फिर से आपने इससे पहले भी देखा कि कुछ इस तरह के केसेस होंगे कि मान लीजिए x y रखा है तो x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों की पावर सेम है, या हो सकता है x स्क्वायर y रखा है तो यहाँ x की पावर ज्यादा है और मान लीजिए x y क्यूब रखा है तो यहाँ y की पावर ज्यादा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में काम कैसे करते हैं, जब भी x की पावर m y रेज टू द पावर n के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ हम बायनोमियल का यूज करते हैं। तो इसीलिए लिख दिया कि 1 अपॉन एफ डी डी डैश, इस फैक्टर से आप सुटेबल टर्म को बाहर कॉमन निकालते हैं और पूरे फैक्टर में एक बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही कोई भी टर्म कॉमन आती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बन जाती है 1 प्लस माइनस जो भी बचा रिमेनिंग फंक्शन d और d डैश का जो रह गया वो आपके पास रह जाता है। इस फैक्टर को आप जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -1 इनवर्स में x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n। अब ये जो 1 प्लस माइनस समथिंग जो भी लिखा है वो या तो 1 प्लस एक्स इनवर्स का एक्सपेंशन बनेगा या 1 माइनस एक्स इनवर्स का एक्सपेंशन बनता है। तो 1 प्लस एक्स इनवर्स किस तरह से बायनोमियल ओपन होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, और 1 माइनस एक्स इनवर्स मीनिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। अब हमारे पास आता है कि जब हमारे पास दोनों में पावर सेम है तो कोई बाउंडेशन नहीं, कैसे भी एक्सपेंशंस बना लो। अगर आपके पास सेकंड केस बनता है जहां x की पावर ज्यादा है, जब x की पावर ज्यादा है तब आप वहां एक्सपेंशन बनाएंगे d डैश अपॉन d के असेंडिंग पावर्स में, और जहां y की पावर ज्यादा है वहां आप बनाते हैं d अपॉन d डैश के असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंशन। तो हम बस इतना ध्यान रखते हैं, बाकी हमें कॉमन लेना है वो फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे हमने प्रीवियस होमोजीनियस के टॉपिक में भी पढ़ा। तो सेकंड नेक्स्ट केस बताने से पहले हम इस पर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फंक्शन हमने यहाँ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन d प्लस डी डैश माइनस 1 d प्लस 2d डैश माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y।
ये हमने मान लीजिए एक क्वेश्चन लेके चले 2x प्लस 3y। अब आपको मान लीजिए आप इस पर कौन सा केस लगाना चाहते हैं, आप लगाना चाहते हैं इस पर ये जो आपने केस थर्ड पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाहते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसके सी एफ की बात कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंड है, तो इक्वेशन रह गई d प्लस डी डैश माइनस का 1 इंटू d प्लस 2d डैश माइनस का 3 इंटू z इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर देखिए नॉन होमोजीनियस है, कांस्टेंट टर्म यहाँ है, कांस्टेंट टर्म यहाँ है, दोनों नॉन होमोजीनियस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर, और फर्स्ट फैक्टर अब आपके पास है d प्लस डी डैश माइनस का 1 इंटू जेड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग e रेज टू द पावर माइनस साइन, कांस्टेंट टर्म है माइनस का 1, तो दिस इज माइनस का 1 डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट, और d का कोफिशिएंट भी 1 इंटू x। फर्स्ट आर्बिट्री फंक्शन f1 लिया, कांस्टेंट को छोड़ते हुए बाकी जो आपके पास टर्म बची d प्लस डी डैश, तो d के कॉरस्पॉन्डिंग y प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस d डैश के कॉरस्पॉन्डिंग x। तो आपके पास ये बन जाता है e रेज टू द पावर x f1 y माइनस x। इसी तरीके से आपने अब सी एफ ले लिया कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड फैक्टर, ये है आपके पास d प्लस 2d डैश माइनस का 3। यहां चलते हैं e रेज टू द पावर माइनस साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज माइनस थ्री डिवाइडेड बाय d का कोफिशिएंट दिस इज 1 इंटू x सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन f2। अब कांस्टेंट टर्म को छोड़ दे और ये आपके पास रह गया d प्लस 2d डैश, d के कॉरस्पॉन्डिंग y प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस एंड 2d डैश मीनिंग 2x। तो वैल्यू आ गई e रेज टू द पावर 3x f2 y माइनस 2x। तो क्वेश्चन का जो कंप्लीट CF बना दोनों को आपने ऐड कर दिया, e रेज टू द पावर x f1 y माइनस x प्लस e रेज टू द पावर 3x f2 y माइनस 2x। ये तो CF आ गया, सॉल्यूशन का एक पार्ट आ गया जिसे मैंने A नाम दिया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट मीनिंग PI। तो PI के कॉरस्पॉन्डिंग आपने फॉर्मूला लिखा 1/1 मतलब D और D डैश में जो भी पॉलिनोमियल है, तो कंप्लीट आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट किया d प्लस डी डैश माइनस का 1 इंटू d प्लस 2d डैश माइनस का 3, और राइट हैंड साइड फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3y। ये आपके पास फंक्शन है, आपको बस कॉमन लेना देखना है। अब यहाँ पर देखिए आप पूरे पॉलिनोमियल को एक साथ बाहर ले सकते हैं। पूरा पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3y, x और y का एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट फैक्टर है इस पे फोकस करो, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म है -1। सेकेंड फैक्टर पे फोकस करो, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म है -3 मतलब कांस्टेंट टर्म्स। इन दोनों फैक्टर से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला, फर्स्ट टर्म से -1 को बाहर किया, तो फर्स्ट फैक्टर रह गया -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये बन गया 1 माइनस साइन d प्लस डी डैश। सेकेंड फैक्टर से आपने बाहर किया माइनस का 3, तो -3 के कॉरस्पॉन्डिंग तो फैक्टर आपने लिख लिया प्लस का 1 माइनस साइन, दोनों फैक्टर आपके पास d प्लस 2d डैश है, तो ये दोनों का दोनों डिवाइड हो गया -3 से, माइनस मैंने पहले लगा दिया तो अपॉन में ये आ गया 3, और ये जो आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन है 2x प्लस 3y, ये आपने कॉमन लेकर दोनों फैक्टर से कॉमन ले लिया। और अब यहाँ देखिए -1 -3 दोनों की मल्टीप्लाई करके ये तो 1/3 बना। अब आपके पास ये जो फर्स्ट ब्रैकेट रखा है इसको आपने ऊपर पहुंचाया, तो आप इसे लिखेंगे 1 माइनस का d प्लस डी डैश का इनवर्स। सेकेंड फैक्टर को भी आपने ऊपर ट्रांसफर किया, तो 1 माइनस d प्लस 2d डैश डिवाइडेड बाय 3 का इनवर्स इंटू 2x प्लस 3y, ये आपने ले लिया। अब चलते हैं, हमें दोनों पे क्या लगाना है, बायनोमियल से एक्सपेंड करना है। तो बायनोमियल कौन सा लग रहा है, 1 माइनस एक्स का इनवर्स। सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो चलिए दोनों फैक्टर पर हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए थोड़े से क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं बट इजी रहते हैं, अगर आप ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट होते हैं। तो 1 प्लस एक्स क्या है, d प्लस डी डैश, पूरा लिख लिया x। इसके बाद है x स्क्वायर मतलब d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर ओपन करके लिख रही हूँ d स्क्वायर
प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डी डैश। सेकेंड फैक्टर को ओपन करते हैं 1 प्लस x। अब यहाँ x क्या है? x है d प्लस 2d डैश डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करके लिख रहे हैं d स्क्वायर प्लस 4d डैश स्क्वायर प्लस 4d d डैश डिवाइडेड बाय 9 अप टू सो ऑन। और यहाँ पर ये आपके पास आ गया 2x प्लस 3y। अब हमने सारे एक्सपेंशन ओपन कर लिए और अप टू सो ऑन, मतलब ये इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन जाते हैं। हमें डिसाइड करना है हमें कहाँ तक टर्म लेनी है, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड है। यहाँ पर आप जिस पर काम कर रहे हैं वो फंक्शन है 2x प्लस 3y, ये है। आप ये देखिए कि आप इसे कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं d के रेस्पेक्ट में, d डैश के रेस्पेक्ट में। तो देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 रखी है तो आप इसे एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y की मैक्सिमम पावर 1 रखी है तो एक बार d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन से कौन कौन सी टर्म, कहाँ तक की टर्म रिक्वायर्ड होगी? d और d डैश, यहाँ तक। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से रखा होता, 2xy रखा होता। यहीं पर आपको बता दूं किसी क्वेश्चन में 2xy है तो देखिए 2xy डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। 1 डिग्री इसकी हो गई, 1 डिग्री इसकी हो गई, 2 हो गई। कितनी बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? 2 बार पॉसिबल है। 2 बार पॉसिबल है तो टर्म कहाँ तक की चाहिए? एक तो फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, d और d डैश चाहिए। अब सेकंड ऑर्डर टर्म पर जाते हैं क्योंकि 2 डिग्री पॉसिबल है तो सेकंड ऑर्डर में हम अगर कहें d स्क्वायर, 3 टर्म होती हैं, d स्क्वायर, d डैश स्क्वायर, d और d डैश। तो आपको सेकंड डिग्री तक की टर्म्स का कलेक्शन लेना होगा। तो आपको बस यहाँ पर अपने क्वेश्चन की डिग्री देखनी है कि कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, वहां तक की टर्म्स का कलेक्शन आपको रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हम d और d डैश की टर्म को कलेक्ट करके चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई से d और d डैश को कलेक्ट करते हैं। तो देखिए हम किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, हम सारी मल्टीप्लाई एक साथ नहीं करेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले 1 को लेते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये तो 1 आ गया, और तो कोई ऐसी टर्म नहीं आएगी जो सिर्फ कांस्टेंट हो। अब चलते हैं 1 को छोड़कर, अब जाते हैं d पर। अब देखिए d की मल्टीप्लाई 1 में करो तो d की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये आपके पास आ गया d। और d कहाँ से मिलेगा? आपने d की मल्टीप्लाई 1 में कर ली, d आ गया। 1 की मल्टीप्लाई इस 1 की मल्टीप्लाई इस d के साथ करोगे तब भी d मिलेगा। क्या आ गया? d बाय 3, और तो कोई d नहीं मिलेगा। अब हमें कलेक्ट करना है d डैश की टर्म। अब d डैश पे पहुंच जाओ। अब d डैश की मल्टीप्लाई किस में करोगे? पहले 1 में, तो एक d डैश यहाँ से मिल जाएगा। और d डैश कहाँ से मिलेगा? अब 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2d डैश बाय 3 में करेंगे तब भी d डैश मिलेगा, तो एक टर्म मिल जाएगी 2d डैश बाय 3। सेकेंड ऑर्डर का कलेक्शन आगे मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है कि मैं d स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करूं या d की मल्टीप्लाई मैं d में करूं तब भी d स्क्वायर आएगा, या आगे मैं आपस में कोई भी मल्टीप्लाई करते जाऊं तो मेरे पास सारी सेकेंड ऑर्डर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर तक का कलेक्शन आपने लिया और अपना क्वेश्चन लिख लिया 2x प्लस 3y। अब आप थोड़ा सा बस इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 1/3 1 प्लस ये आपके पास आ गया 4d बाय 3। यहां से आपके पास मिलता है 5d डैश बाय 3, 2x प्लस 3y। अब 2x प्लस 3y को इस ब्रैकेट के साथ ऑपरेट कर दे तो फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे 1/3। यहां से आपके पास आ गया दिस इज 2x प्लस 3y, ये आपके पास ये टर्म आ गई, प्लस नेक्स्ट आपके पास आ गया 4/3 d ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 5/3 d डैश ऑफ 2x प्लस 3y। ये अपने सारे टर्म्स अंदर ऑपरेट कर दी। अब यहाँ पर बस इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/3 फर्स्ट टर्म इज 2x, नेक्स्ट टर्म इज 3y प्लस 4/3। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2, y तो कांस्टेंट हो गया, प्लस 5/3 d डैश, डेरिवेटिव आपके पास आ गया 3, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ देखिए 3 से 3 तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास बनता है 1/3, दिस इज 2x प्लस 3y, और कांस्टेंट टर्म आपके पास आ गई 8/3 प्लस 5।
अब 8/3 प्लस 5 को अगर आप 8 ऐड कर दे तो ये आ गया, दिस इज 8 प्लस 15/3। तो फाइनल आंसर आपके पास 1/3, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 23/3। तो आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज 2/3x प्लस y प्लस 23/9। ये पार्ट आपके पास आता है पीआई का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। और फाइनल आंसर कैसे देते हैं, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, और ये दोनों ही चीजें आप निकाल चुके हैं, मतलब आंसर ए और आंसर बी को ऐड कर दें, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो काम करना सिंपल है, सिर्फ जैसे आपको टर्म्स का कलेक्शन भी क्या आप ये कहें कितनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग टर्म्स का कलेक्शन है। तो आई थिंक ये चीज आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्योंकि होमोजीनियस में भी हमने ऐसा ही पढ़ा है। अब हम चलते हैं पीआई के सेकंड केस या नेक्स्ट केस पे। ये हमारा इसका लास्ट केस है, बस यही डिफरेंट है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में केस, बाकी सारे केसेस एज इट इज है। फर्स्ट एज इट इज है, सेकंड केस सेम पढ़ा है, थर्ड केस भी आपने सेम पढ़ा है, जो डिफरेंस है सिर्फ फोर्थ केस का है। ये होमोजीनियस में नहीं था, यहाँ नॉन होमोजीनियस में ये केस पढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड होगा एक्सपोनेंशियल और वी एक्स वाई, कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में रखा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से रखा हो, ई रेज टू द पावर 3x और यहाँ रख दिया हो सेक 4x प्लस वाई, इस तरह से रख दिया हो, तो एक्सपोनेंशियल और कोई भी एक्स वाई का फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई में मिल जाएगा। जब इस तरह का केस आपको नॉन होमोजीनियस में मिलेगा तो ये केस आपके पास फोर्थ है। तो एफ एक्स वाई दिस, आपको सिंपली पीआई का फॉर्मूला आपने लिखा 1/f/dt डैश, क्वेश्चन से मिल गया, राइट हैंड साइड आपको क्वेश्चन से मिल गई, बस केस आइडेंटिफाई किया। कैसे काम करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था। सेकंड सेमेस्टर में याद दिला दूं, ई रेज टू द पावर ax इंटू वी का केस पढ़ा था, एज इट इज वही है, उसी तरह से काम करना है। कैसे काम करना है देखिए, ई रेज टू द पावर ax प्लस बी वाई को ऑपरेटर के बाहर लेके जाएंगे और ऑपरेटर के बाहर ले जाकर इसे आप ऐसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई। जैसे ही ऑपरेटर के बाहर जाएगा ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे 1/। अब क्या करेगा, ये चीज बाहर आ गई, साथ साथ अब ये क्या करेगा, d को रिप्लेस कर देगा d प्लस a से। a क्या है, a है x का कोफिशिएंट। इसके बाद d डैश को रिप्लेस कर देगा d डैश प्लस b से, और b क्या है, y का कोफिशिएंट। तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा f d प्लस a d डैश प्लस b, और जो फंक्शन बचा v x y, ये बचा। तो e रेज टू द पावर ax प्लस बी वाई का रोल तो यहीं खत्म हो गया। अब जो ये ब्रैकेट बचा, इसका आप पीआई निकालेंगे, ये या तो केस 1 बन रहा होगा, केस 2 बन रहा हो, या केस 3 बन रहा हो, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपको यहाँ पर वर्क करना है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉल्व d माइनस 3d डैश माइनस 2, -2 लग गया, नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड देखिए, e रेज टू द पावर 2x इंटू 10 रखा है। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, हमें tan sec sin या कुछ भी, एनीथिंग, जो भी फंक्शन है, बस हमें तो e से मतलब है, e रेज टू द पावर 2x रखा है। इसका मतलब ये हमारा नॉन होमोजीनियस का फोर्थ केस है, e रेज टू द पावर ax प्लस बी वाई इंटू वी एक्स वाई का पार्ट है। अब सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन अगर बात करें तो सॉल्यूशन हो गया सी एफ प्लस पी आई, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो सी एफ लिख लेते हैं इसका, फॉर सी एफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ही फैक्टर है, लेकिन इसी फैक्टर का रिपीटेशन 2 बार है, ये इसका आपको सी एफ लिखना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सी एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर है d माइनस 3d डैश माइनस 2, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ का पार्ट बनाते हैं सिंगल फैक्टर के थ्रू। e रेज टू द पावर माइनस साइन, माइनस का 2 और d का कोफिशिएंट 1 है, जो डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स, आर्बिट्री फंक्शन f1। अब इसको तो आपने छोड़ दिया, कांस्टेंट टर्म तो हटा दी, ये बचा d माइनस 3d डैश, तो d के कॉरस्पॉन्डिंग y माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस, दिस इज 3x। अब आपके पास ये जो पार्ट है एक सिंगल फैक्टर का, ये आपको सी एफ का पार्ट देता है e रेज टू द पावर 2x f1
y प्लस 3x। लेकिन क्वेश्चन कहता है इस फैक्टर का रिपीटेशन है 2 बार, तो कंप्लीट CF आप कैसे लिख रहे हैं? e रेज टू द पावर 2x f1 y प्लस 3x, इसी फैक्टर का रिपीटेशन इसलिए x से मल्टीप्लाई, e रेज टू द पावर 2x, दूसरा आर्बिट्री फंक्शन ले लिया f2 y प्लस 3x। ये आपके पास बन गया इसका CF, मतलब सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट A। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के PI पर मूव करते हैं। तो PI के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन जो भी क्वेश्चन दिया है एज इट इज d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आपसे पूछा गया है e रेज टू द पावर 2x 10 y प्लस 3x, ये लिया है। अब आपको पता है क्योंकि केस फोर्थ है तो पहला काम e पर होगा, आप इस e को उठाकर सीधा सीधा आप इस ऑपरेटर से बाहर करेंगे, ऑपरेटर से बाहर। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 e रेज टू द पावर 2x ऑपरेटर के बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन। अब आपको देखना है ये किसको किससे रिप्लेस करेगा। आपने बाहर किया है e रेज टू द पावर 2x, अब यहाँ सिर्फ 2x है, y नहीं है, तो इसे 0 इंटू y लिख लिया। तो x का कोफिशिएंट आपके पास कितना है? a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, y का कोफिशिएंट 0 है तो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0। तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, मतलब आप रिप्लेस कर रहे हैं d प्लस 2 से, और d डैश को रिप्लेस कर रहे हैं आप d डैश प्लस b से। इसका मतलब ये आता है आपके पास d डैश प्लस 0। तो ये रिप्लेसमेंट कर दें अपने गिवन क्वेश्चन में, d के प्लेस पर आ गया d प्लस 2 माइनस का 3d डैश माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा क्वेश्चन का वो एज इट इज आपने y प्लस 3x। आप देख रहे हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 e रेज टू द पावर 2x 1 अपॉन d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाता है अब 10 y प्लस 3x, ये बन गया। अब आपको देखना है यहाँ ये कौन सा क्वेश्चन बना, किस तरह से आप काम करेंगे। तो आप यहाँ देखिए आपके पास जो फैक्टर है वो है d माइनस 3d डैश, और यहाँ रखा है 10। तो सबसे पहले तो इस फैक्टर का याद दिला दो, d माइनस 3d डैश कैसा फैक्टर है? ये आपके पास होमोजीनियस फैक्टर है। होमोजीनियस फैक्टर है, इसका मतलब अब आप यहाँ PI होमोजीनियस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। यहाँ आपके पास फंक्शन रखा है 10 y प्लस 3x, मीनिंग अब आप ये होमोजीनियस का कौन सा केस है? केस है थर्ड, जहां आपको पढ़ाया था phi इज एनी फंक्शन ऑफ ax प्लस by, और यहाँ मेरे पास एनी फंक्शन है 10 ax प्लस by, ये फंक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास ax प्लस by क्या है? सबसे पहले 10 के अंदर देखिए ये लिखा है आपके पास 3x प्लस y, इसका मतलब a की वैल्यू आपको 3 मिल जाती है और b की वैल्यू क्या मिल जाती है? 1 मिल जाती है। ये आपके पास यहाँ पर फंक्शन बनता है। तो जब भी हम एनी फंक्शन ax प्लस by पर काम करते हैं तो काम कैसे करते हैं? d रिप्लेस बाई a, d डैश रिप्लेस बाई b, और यहाँ पर जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए मैं आपको रिप्लेस करके दिखाती हूँ क्या वैल्यू मिलेगी। e रेज टू द पावर 2x तो ये बाहर है 1 अपॉन d रिप्लेस बाई a, और a कितना है आपके पास 3, तो आपने यहाँ रिप्लेस किया, दिस इज 3 माइनस 3 इंटू d डैश रिप्लेस बाय b, और b की वैल्यू है 1। आपने ये जैसे ही रिप्लेस करेंगे आई थिंक आपको नजर आ गया होगा अब कि यहाँ क्या बनता है 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 अगर बन गया तो यहाँ पर जैसे ही आपने रिप्लेस किया यहाँ पर केस फेलियर की कंडीशन आती है। और जो भी केस फेलियर है क्या सिखाया है, होमोजीनियस में भी सेम, नॉन होमोजीनियस में भी सेम, तो जहां भी केस फेलियर है वहां x से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। तो अब आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं, 2 e रेज टू द पावर 2x तो सेम रहा, x से मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई किया है इसलिए डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू d, किसका? d माइनस 3d डैश के होल स्क्वायर का, और फंक्शन है आपके पास 10y प्लस 3x, ये फंक्शन आ गया। सो डिफरेंशिएट कर ले, 2 e रेज टू द पावर 2x, x से मल्टीप्लाई है 1 अपॉन पावर फॉर्मूला अप्लाई किया तो ट्वाइस d माइनस 3d डैश 10 y प्लस 3x, ये वैल्यू बन जाती है। अब फिर से अब आपके पास होमोजीनियस फैक्टर है, सेम प्रोसीजर, d रिप्लेस बाय 3 एंड d डैश रिप्लेस बाय 1।
एज इट इज यही फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही फिर से रिप्लेस करोगे अगेन क्या बनेगा, केस फेलियर। और अगेन केस फेलियर है तो अगेन एक्स से मल्टीप्लाई आप करेंगे, और जैसे ही आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अब आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ई रेज टू द पावर 2x, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, और डी का डिफरेंशिएशन आ गया 1, और ये सिर्फ बचा अब आपके पास 10 y प्लस 3x ये बचता है। तो आप देख रहे हैं इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आपको मिल गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2x 10 y प्लस 3x। ये इसका पीआई का पार्ट बी। और फाइनल आंसर कैसे लिखना है, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो आई थिंक आपको केस क्लियर हो गया होगा, केस में कुछ ऐसा है ही नहीं, जो पहले सीखा है वही यहाँ पर अप्लाई करना है। इसी के बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच।